हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, पिछली क्लास में मैंने लीवर का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया था और आज अपन लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं। देखो, सबसे आज अपन को पढ़ने हैं पूरे लीवर के फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शन करेगा लीवर, डाइजेशन में क्या मेन फंक्शन होगा, वो सारी चीज़ें अपन लोग देखते हैं। तो लीवर के बेटा बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे नंबर 1, पहला जो फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। लीवर का पहला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। मैंने आपको बताया था लीवर की प्रत्येक सेल बाइल जूस बनाएगी और लीवर से बाइल जूस बनने के बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर होता था और वहाँ से अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में रिलीज किया जाता था। अब जो बाइल जूस का आखिर कंपोनेंट देखें क्या होता है। जो बाइल जूस बेटा होता है वो स्लाइटली कौन से कलर का होता है? येलो इन कलर। क्यों येलो कलर का होता है वो भी अपन लोग देखते हैं। तो बाइल जूस कैसा होता है बेटा? स्लाइटली येलो इन कलर। और ध्यान रखना, डाइजेशन में जितनी भी ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करेंगी, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड हो, चाहे वो पेंक्रियाज हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड हो, चाहे वो इंटेस्टाइन की क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन्स हो, सारी ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन एलिमेंट्री कैनाल में डालती हैं। और उनके सिक्रीशन में होता क्या है बेटा? डाइजेशन के लिए क्या पाए जाते हैं? वेरियस टाइप के इंजाइम्स पाए जाते हैं। देखना भी आगे अपन लोग पढ़ेंगे। इनके जूस में अलग अलग टाइप के बेटा क्या पाए जाते हैं? इंजाइम्स पाए जाते हैं जो अलग अलग फूड का डाइजेशन में क्या करते हैं बेटा? हेल्प करते हैं। और तो ध्यान रखना, लेकिन लीवर से जो जूस बना, कौन सा जूस बना बेटा? बाइल जूस। लीवर से निकलने वाला जो बाइल जूस है अकेला मात्र जूस है जिसमें नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। डाइजेशन से रिलेटेड कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। जबकि सलाइवा में एंजाइम होगा, गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होगा, पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम होगा, इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम होगा। लेकिन बाइल जूस एक मात्र अकेला जूस है जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। ठीक ना? तो अब देखना, जैसे बाइल जूस की हम बात करें, ये जो बाइल जूस है ये है बाइल जूस। तो बाइल जूस में आखिर होता क्या क्या है? कंपोजिशन देखो, 98% तो इसमें बेटा वाटर है। बाइल जूस में 98% क्या होता है? वाटर। और इसके 2% पार्ट में देखना क्या क्या होता है। 2% में इसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक सॉल्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा इसमें लेसिथिन जो कि एक बेटा फास्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल जो कि फैट है, और विटामिन। देखो ये जो बाइल जूस है ना, बाइल जूस, इसके अलावा बेटा इसमें एक चीज़ और लिखना, यहाँ बाइल पिगमेंट क्या पाए जाते? बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। और बाइल पिगमेंट बेटा देखो, तो 2% में क्या होगा? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक सॉल्ट होंगे, बाइल पिगमेंट, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन। जो बाइल पिगमेंट होते हैं बेटा, जिसमें बाइल जो पिगमेंट है वो 2 तरह के बाइल पिगमेंट होते हैं। मतलब जो बाइल जूस का येलो कलर प्रोवाइड करे उसे बोलेंगे बाइल पिगमेंट। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये बेटा होता है येलो कलर का और ये होता है स्लाइटली ग्रीन कलर का। कुल मिला के मेन बाइल पिगमेंट होता है बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहलाता है बिलिवर्डिन। मतलब बिलिरुबिन में अगर ऑक्सीजन सप्लाई दे दी जाए, ऑक्सीडाइज्ड कर दिया जाए तो बदल जाता है बिलिवर्डिन। तो बाइल पिगमेंट है। इसके अलावा बेटा बाइल जूस में लेसिथिन हो सकता है। देख रहे आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे, ये फास्फोलिपिड है एक तरह का।
कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट और कुछ विटामिन। लेकिन ये चीज़ें हमेशा नहीं होंगी, ये चीज़ें तभी होंगी जब आपकी बॉडी में ये एक्सेस अमाउंट में हो। इफ़ दीज आर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, अगर ये एक्सेस अमाउंट में है तो बॉडी इन्हें बाहर रिलीज करेगी, नहीं तो विटामिन को थोड़ी निकाला जाएगा। अगर हम विटामिन खाते हैं, विटामिन अगर हमारे अंदर ज़्यादा हो गई है तो उनको लिवर एक्सक्रीट आउट कर देगा, किसके थ्रू? बाइल जूस के थ्रू इंटेस्टाइन में डाल देगा, और इंटेस्टाइन के थ्रू फीकल मैटर के माध्यम से ये चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी बेटा? बॉडी से पास आउट हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर? तो बाइल जूस का कलर कैसा होता है? येलो। क्यों होता है येलो? क्योंकि उसमें बाइल पिगमेंट है। बाइल पिगमेंट कौन है? बिलिरुबिन। दूसरा कौन है? बिलिवर्डिन। ठीक ना? तो ये इस तरह से कंपोजिशन हो गया। लेकिन अगर हम बाइल जूस की बेटा बात करें, देखो बेटा हमें इतना पता है, ये है स्टमक और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपने पढ़ा ही था। ये है स्टमक और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर हम बेटा बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था, यहीं पर बेटा क्या होता है? लिवर होता है। लिवर से कौन सा जूस आया था? ये बाइल जूस गिरा था। यहाँ पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस। स्टमक के अंदर बेटा अभी आगे पढ़ेंगे HCl होता है, आपको पता है। स्टमक का जो pH होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी जूस काम करते हैं यहाँ सबका pH होता है बेसिक। मीडियम क्या होता है? बेसिक मीडियम। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने एंजाइम काम करेंगे सब बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं। तो देखो, तो जो बाइल जूस भी होता है, लीवर से जो जूस आएगा बाइल जूस वो भी बेसिक होगा, पैंक्रियास से आएगा वो पैंक्रियाटिक जूस वो भी बेसिक होगा, और इंटेस्टाइन से जो खुद निकलेगा इंटेस्टाइनल जूस वो भी बेसिक होगा। तो देखो ये चीज़ें तो आपको पता है बेटा कब होंगी, जरूरी नहीं है हों, लेकिन अगर ज़्यादा आपने खा लिया तो इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन मेन बाइल जूस में क्या क्या होगा? एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ना, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड कौन होते हैं? बाइल जूस का जो मेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट इज द मेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्वेश्चन आए कि बाइल जूस में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम क्या है? मेन कौन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट होने के कारण बाइल जूस बेटा क्या होता है? बेसिक होता है। इसका pH 7.5 to 8.1 pH होता है बाइल जूस का। मतलब बाइल जूस कौन? क्वेश्चन आए कि बाइल जूस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल? तो कहोगे आप कि सर बेसिक होता है। बेसिक क्यों होता है? किसके कारण बेसिक है? सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण बेसिक है। तो बताओ, जो बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है कौन कर रहा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑर्गेनिक कंपाउंड? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोवाइडेड बेसिक मीडियम। ठीक, तो ये तो सोडियम। तो बताओ बाइल जूस में तो 98% वाटर है, वाटर तो वाटर है, ठीक है। 2% में इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो बेटा, अब कहोगे कि सर जब आपने अभी बताया कि बाइल जूस में डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम मौजूद नहीं है। देख रहे हो आप, अगर एंजाइम होता तो मैं ज़रूर लिखता बेटा, एंजाइम तो कोई दिख नहीं रहा है आपको। ये चीज़ें तो एक्सेस अमाउंट में थी तो बाहर निकाली। तो फिर कहोगे सर जब यहाँ से बाइल जूस बना और इंटेस्टाइन में आया तो फिर इसका काम क्या है? जब इसमें एंजाइम ही नहीं है तो इसका काम क्या है? देखो बेटा, एक कंपाउंड क्या है यहाँ? ऑर्गेनिक सॉल्ट। क्या देखने को मिल रहा है आपको? ऑर्गेनिक सॉल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो जो बाइल जूस में, ये इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा बाइल जूस में कोई एंजाइम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन बाइल जूस मेन फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है। क्या कराता है बेटा? अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, इमल्सिफिकेशन। अब ये क्या होता है वो तो मैं आगे ही बताऊंगा। कुल मिला के बाइल जूस में आप इतना दिमाग में अभी के लिए रखो, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है, ये डायरेक्ट
एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो नहीं करेगा, लेकिन फैट के डाइजेशन की और फैट के एब्जॉर्प्शन की एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो मतलब अगर बाइल जूस हमारे अंदर नहीं निकलेगा तो इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। इमल्सिफिकेशन क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फैट के डाइजेशन की या फैट के एब्जॉर्प्शन की एक प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन। मैं आगे पढ़ाऊँगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, बाइल जूस इमल्सिफिकेशन, फैट का क्या कराता है बेटा, इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन कराएगा, ठीक है, लेकिन कौन कराएगा बाइल जूस में, इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का काम तो मैंने क्या बता दिया, बेसिक मीडियम। अब जो ऑर्गेनिक सॉल्ट है बाइल जूस में, जो ऑर्गेनिक सॉल्ट है बेटा, 2 ऑर्गेनिक सॉल्ट बाइल जूस में पाए जाते हैं। एक होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और एक होता है सोडियम ट्यूरोकोलेट, ट्यूरोकोलेट। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कौन से बेटा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्ट है ये। बाइल जूस में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक सॉल्ट कौन से हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम ट्यूरोकोलेट। दीज ऑर्गेनिक सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक, आगे पढ़ाऊंगा मैं कैसे। तो कोई मिला के क्वेश्चन है कि बाइल जूस का मेन डाइजेशन में काम क्या है, इमल्सिफिकेशन कराना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इमल्सिफिकेशन कौन कराता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट की ऑर्गेनिक सॉल्ट। तो क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक सॉल्ट। कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्ट, तो आंसर आएगा सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम ट्यूरोकोलेट। तो देखो बेटा, बाइल जूस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, बोलो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शन बोलो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है मेन, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मेन काम क्या है बेटा, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम ट्यूरोकोलेट। इसका मेन काम क्या है, इमल्सिफिकेशन। ठीक, और इसके अलावा इसमें बेटा क्या मौजूद है, बाइल पिगमेंट। क्या मौजूद है, बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, जो कि येलो कलर का पिगमेंट है। और बाइल पिगमेंट है कौन, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। मेन बनता है बिलिरुबिन जो कि येलो होता है, और बाद में वही ऑक्सीडाइज्ड हो करके किस में बदल जाता है बेटा, ग्रीन कलर बिलिवर्डिन में। तो क्वेश्चन आता है कि ये बाइल पिगमेंट कहाँ से बना, कैसे बना। ऑलरेडी जब मैं बेटा आपको ब्लड पढ़ा रहा था, जब मैंने ब्लड में बताया था कि डिस्पोजल ऑफ आरबीसी कहाँ होता है, स्प्लीन के अंदर, याद है ना। हमारी सारी शरीर की आरबीसी को कहाँ मारा जाता था बेटा, स्प्लीन में मारा जाता था। और ध्यान करो, ये एक डायग्राम, ये ईसोफेगस, ये स्टमक, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी मैंने पिछले क्लास में ही ये डायग्राम बनाया था। और ये है लीवर, और इसके बगल में ये क्या था बेटा, ये स्प्लीन। ये बगल में क्या था, स्प्लीन। और मैंने आपको बेटा पिछली क्लास में क्या बताया था, लीवर में कौन सा पोर्टल सर्कुलेशन था, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन था, याद है ना। कि ये देखो, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन मौजूद था। इस पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता था बेटा, स्टमक का, इंटेस्टाइन का और स्प्लीन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे कहाँ जाता था, लीवर में जाता था। तो बताओ बेटा, स्प्लीन में मैंने ब्लड में ही बताया था, जितना ब्लड आता होगा, ये ब्लड आया, इसमें जितनी भी डेड आरबीसी थी, स्प्लीन के अंदर पुलिस मौजूद थी। उन फैगोसाइट सेल का नाम क्या था स्प्लीन की, मैंने वहाँ बताया था, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। वो सेल किसको खाएंगी बेटा, आरबीसी को मारेंगी। आरबीसी के अंदर क्या निकला था, हीमोग्लोबिन था, तो उनने हीमोग्लोबिन को खाया था। ग्लोबिन प्रोटीन को तो उनने न्यूट्रलाइज कर लिया था, लेकिन जो हीम पार्ट बचा था उसको इनने यहाँ पे डाल दिया था। तो कुल मिला के ऐसे समझो कि जब आरबीसी को बेटा मारा जाएगा स्प्लीन में, आरबीसी को जलाया जाएगा स्प्लीन में, तो मारने के बाद, खाने के बाद, जलाने के बाद कुछ तो अपशिष्ट बचेगा, कुछ तो वेस्ट बचेगा। वो वेस्ट
ब्लड सर्कुलेशन से सीधे कहाँ पहुँचेगा बेटा, लीवर में पहुँचा। वो मैंने आरबीसी डिस्ट्रक्शन में आपको बताया था कि स्प्लीन ने सब कुछ मारा खाया, उसके मारने खाने से आरबीसी के जो भी फालतू की चीज़ें बची वो देखो, स्प्लीन का ब्लड तो सीधे कहाँ जाने वाला, लिवर में जाएगा। और जैसे वो फालतू की चीज़ें लिवर में पहुँची, लिवर ने उसको किस में बदल दिया बेटा, बिलिरुबिन में बदल दिया। और ये बिलिरुबिन येलो कलर का होता है, जो कि बाइल जूस का कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए क्या बोल देते, बाइल का पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट बेटा बिलिरुबिन। तो क्वेश्चन है बेटा बिलिरुबिन किससे बनता है, बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। मेरे अंदर या आपके अंदर जितनी ज़्यादा आरबीसी मरेंगी उतना ज़्यादा फालतू में चीज़ें बनेंगी और वो बह कर के लीवर में पहुँचेंगी, लीवर उसको किस में बदल देगा, बिलिरुबिन में बदल देगा। और ये फालतू की चीज़ है, इसको हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैंने बताया भी था वहाँ पे कि बिलिरुबिन मतलब लिवर ने आरबीसी के मरने के बाद जो फालतू की चीज़ें बची उसको बिलिरुबिन में बदल दिया, जो कि येलो कलर का था। अब ये बिलिरुबिन बाइल जूस के थ्रू कहाँ गिरेगा बेटा, इंटेस्टाइन में आएगा, क्योंकि बाइल पिगमेंट या बिलिरुबिन इज़ द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, इसका बॉडी में कोई काम नहीं है। इसे तो हमें कहाँ रिलीज करना है बेटा, बॉडी के बाहर रिलीज करना है। और आपको ये पता है कि बाइल जूस जो लिवर से जब बाइल जूस बेटा इंटेस्टाइन में गिरेगा तो उसमें बेटा कौन सा पिगमेंट आएगा, बाइल पिगमेंट भी आया होगा, बिलिरुबिन भी आएगा। जब बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में गिरा, ठीक ना, तो बाइल जूस इंटेस्टाइन में गिरेगा तो उसमें बिलिरुबिन भी मौजूद है। तो इंटेस्टाइन में कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बाइल पिगमेंट को या बिलिरुबिन को कह लो दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक को तोड़ देते हैं स्टीरोबिलिन्स और यूरोबिलिन्स, दो पार्ट में इसको इनने तोड़ दिया। कहाँ पर देखो, बिलिरुबिन कहाँ बना, इंटेस्टाइन में बना, ओके। बनने के बाद कहाँ गिरा, इंटेस्टाइन में गिरा। इंटेस्टाइन से हमें बाहर निकालना था, लेकिन बैक्टीरिया ने इसे दो पार्ट में तोड़ दिया, स्टीरोबिलिन और यूरोबिलिन। मतलब इंटेस्टाइन में स्टीरोबिलिन भी होगा, यूरोबिलिन भी होगा। ये जो स्टीरोबिलिन था, स्टीरोबिलिन बेटा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर बताओ बेटा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये ब्लड में पहुंच जाएगा ना। स्टीरोबिलिन नेवर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये बेटा इंटेस्टाइन में ही डला रहेगा और फीकल मैटर के थ्रू ये कहाँ निकल आएगा बेटा, बाहर निकल आएगा। तो बताओ देखो ये भी दोनों येलो कलर के ही होते हैं। तो स्टीरोबिलिन नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइन सो इट इज रिलीज्ड थ्रू फीकल मैटर। देखो बेटा फीकल मैटर के थ्रू बाहर आ गया। तो बताओ बेटा फीकल मैटर भी कौन से कलर का होता है, येलो कलर का। हमारा फीकस कौन से कलर का होता है, येलो। क्यों, क्योंकि उसमें बाइल पिगमेंट है। बाइल पिगमेंट का कौन सा फॉर्म मौजूद है, स्टीरोबिलिन, ठीक। और जो दूसरा यूरोबिलिन बना, यूरोबिलिन ब्लड इंटेस्टाइन से ब्लड में क्या हो जाता है बेटा, एब्जॉर्ब हो गया। अब बताओ बेटा ये इसको हमें निकालना था बाहर, लेकिन ये ब्लड में वापस चला गया। जब वापस चला गया तो कहीं ब्लड में ये बढ़ ना जाए, इसलिए इसको किडनी में जब ब्लड जाएगा तो किडनी में छान के मूत्र के थ्रू बाहर निकाल देंगे। इसलिए हमारा जो यूरिन है, आपने देखा होगा जो हमारा यूरिन है, यूरिन का कलर भी कैसा होता है, येलो कलर का होता है यूरिन का कलर। तो बताओ बेटा मेरे अंदर आरबीसी, देखो बड़ा सिंपल तरीका है, मेरे अंदर आरबीसी मर रही होंगी लगातार। कहाँ मर रही होंगी, स्प्लीन में मारा गया, जलाया गया। आरबीसी के मरने के बाद फालतू की जो चीज़ें बचेंगी वो सीधे पोर्टल सर्कुलेशन से लीवर में पहुंचेंगी। लीवर उस जहर को किस में बदल देगा, बिलिरुबिन में बदल देगा। और बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में गिरेगा और उसे या तो फीकस मैटर से या फिर यूरिन से हम कहाँ निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। इतनी बात क्लियर। तो बताओ बाइल जूस का पीएच बेसिक है, इसका मेन काम क्या है, फैट का इमल्सिफिकेशन कराना, ठीक। और ये बाइल पिगमेंट भी इसमें पाए जाते हैं। और बाइल पिगमेंट कैसे बने, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी।
ठीक। अब देखना ये और भी जो मैंने कहा बाइल जूस में ये चीज़ें भी मौजूद होती हैं, लेकिन इनका कोई काम नहीं है। अगर आपने एक्सेस अमाउंट में लेस्थिन खा लिया है या फैट खा लिया है या विटामिन खा लिया तो इनको भी निकाल दिया जाएगा, और ये फीकल मैटर के थ्रू कहाँ निकल जाएंगे बेटा, बाहर निकल जाएंगे। ठीक, तो बताओ ओवरऑल अगर हम बात करें कि बाइल जूस का काम क्या क्या हुआ। पहली बात तो बाइल जूस, देखो बेटा बाइल जूस देखो, ये इंटेस्टाइन थी, ये लीवर था, यहाँ से आया बाइल जूस। और हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मीडियम चाहिए हमें वो बेसिक मीडियम चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी एंजाइम मौजूद होंगे सब बेसिक मीडियम में काम करेंगे। तो बताओ बेटा स्टमक का पीएच क्या होता है, हाईली एसिडिक मतलब HCl होता है। सबसे पहले फूड स्टमक में आएगा, स्टमक के बाद जैसे आगे बढ़ेगा तो इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन में आएगा। तो बताओ बेटा स्टमक से अगर फूड इंटेस्टाइन में आएगा तो ये तो एसिडिक आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी एसिडिटी हो जाएगी। तो कहीं एसिडिटी ना हो इसलिए लीवर से आने वाला बाइल जूस का एक फंक्शन और क्या हो सकता है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, तो लीवर का एक फंक्शन क्या होगा, इट न्यूट्रलाइज्ड HCl, मतलब स्टमक वाला HCl जो यहाँ पे आएगा उसको नष्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये बेसिक है, ये एसिडिक है तो उसे नष्ट कर देगा। तो ये तो HCl को डैमेज करना, नष्ट कर देना, जिससे बेसिक मीडियम हो जाए। दूसरा मैंने काम क्या बताया बेटा बाइल जूस का, बाइल जूस का काम क्या था, जो ऑर्गेनिक सॉल्ट थे वो क्या करते थे, इमल्सिफिकेशन, क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन फैट का। और इमल्सिफिकेशन है क्या, एक फैट के डाइजेशन की कह लो या फैट के एब्जॉर्प्शन की एक प्रोसेस है जो आगे पढ़ेंगे। तो इमल्सिफिकेशन कराएगा। और क्या हो सकता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, मतलब इमल्सिफिकेशन भी एक ही बात है लेकिन फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। और बेटा ये जूस क्या करता है, देखो बाइल जूस में अपने कोई एंजाइम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन पेंक्रियाज बेटा, पेंक्रियाज से आएगा फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज। पेंक्रियाज से कौन सा एंजाइम आता है बेटा, लाइपेज, जो फैट का ब्रेकडाउन कराता है। ठीक, तो पेंक्रियाज लाइपेज को यहाँ डालेगा, लेकिन लाइपेज बेटा इनएक्टिव स्टेज में आता, आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो बाइल जूस उस लाइपेज को क्या करा देता है बेटा, एक्टिवेट करा देता है, जिससे फैट का डाइजेशन तेज़ी से होने लगे। तो ये अपन ने पढ़ा बेटा बाइल जूस क्या क्या होता है, क्यों होता है, और ओवरऑल बाइल जूस के काम क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते और बाइल जूस का मेन फंक्शन है फैट का इमल्सिफिकेशन कराना, और ये लाइपेज या पेंक्रियाज से आने वाला जो लाइपेज होगा उसको भी एक्टिवेट करने का काम करता है। तो बताओ बेटा डाइजेशन में लीवर का मेन फंक्शन क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। तो लीवर ने बाइल जूस बनाया। लीवर की मैंने बेटा पीछे भी बताया था कि हर हिपैटोसाइट से लीवर की क्या बनाएगी, बाइल जूस बनाएगी, और बाइल जूस स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में, सीधे आएगा इंटेस्टाइन में, उसमें क्या होता है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो पहला फंक्शन लीवर का हो गया फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। दूसरा बेटा फंक्शन देखें, अभी बहुत सारे फंक्शन हैं लीवर में बेटा। एक साइकिल चलती है जिसका नाम है कोरी साइकिल, देख रहे हैं इसको बेटा, मूवमेंट और लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा एक बार डिटेल, कोरी साइकिल पढ़ेंगे। देखिए बेटा लीवर का एक फंक्शन है कोरी साइकिल। अब देखिए बेटा कोरी साइकिल क्या होता है, देखो हम दिन भर काम करते हैं, दिन भर दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें थकान लग जाती है। अब देखिए बेटा मूवमेंट और लोकोमोशन में पढ़ेंगे डिटेल कि जब हम दिन भर एक्सरसाइज करें या बहुत ही आप तेज़ दौड़ रहे हो तो आप तुरंत थक जाते हो। थकान का बेटा मेन कारण होता है हमारी मसल्स में बनती है लैक्टिक एसिड। क्या बनती है, आपने पढ़ा भी होगा कहीं छोटी क्लास में, लैक्टिक एसिड। देखो जब हम दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाती है, और जितनी ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनती जाएगी, और कैसे बनती है वो सब वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सपोज करो लैक्टिक एसिड बनी और लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा हो गई,
और जैसे जमा हो गई लैक्टिक एसिड पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जब हम रात को आराम करते हैं तो हमारी थकान दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि मसल से लैक्टिक एसिड निकल के वापस ब्लड में आती है, और ब्लड सर्कुलेशन से जैसे लैक्टिक एसिड लीवर में पहुंची, देखो जैसे पैरों में लैक्टिक एसिड बनी, रात को आपने मालिश कराई या फिर आराम किया तो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड ब्लड में आएगी और ब्लड से बह के कहाँ पहुँचेगी? लीवर में। और जैसे लीवर में पहुँची तो लीवर के अंदर बेटा, लीवर की सेल के अंदर एक साइकिल चलती है जो 80% लैक्टिक एसिड को दोबारा ग्लूकोज में बदल देती है और 20% लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 और वाटर में नष्ट कर दिया जाता है। ये सब कहाँ हो रहा है बेटा? लीवर सेल के अंदर। दिस इज कोरी साइकिल, यही तो है कोरी साइकिल। तो कोरी साइकिल क्या हो बेटा? मतलब इन दिस साइकिल लिवर ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड। अब कैसे बनती है वो सब वहाँ का पार्ट है बेटा। बस देना कि लीवर में कौन साइकिल होती है? कोरी साइकिल, जो लैक्टिक एसिड को नष्ट कर देगी। मतलब 80% लैक्टिक एसिड से दोबारा ग्लूकोज बना दिया गया और 20% को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 और वाटर में उड़ा दिया गया, जिससे हमारी थकान दूर हो जाती है। दिन भर काम करते हैं, शाम तक डिस्चार्ज हो जाते हैं, रात को सोते हैं, दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड को नष्ट कर दिया जाता है। ओके, दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन अगर हम देखें, यूरिया साइकिल, ये बेटा पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? एक्सक्रेटरी सिस्टम में यूरिया साइकिल। देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा हमारे अंदर कई टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया। तो हमारी जब बेटा हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है अमोनिया। क्या बनता है बेटा बॉडी के अंदर? देखिए ना, वहाँ पढ़ाऊँगा पूरी साइकिल में। हमारी बॉडी के अंदर बेटा क्या बनता है? अमोनिया बना। अब जैसे अमोनिया बना तो अमोनिया बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। हमारी हर बॉडी सेल के अंदर बेटा अमोनिया बनती है। अमोनिया द हाईली टॉक्सिक एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट आउट। मतलब जहरीली भी बहुत है और इसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब देखना, हर सेल ने अमोनिया बनाई, वो अमोनिया ब्लड में डाल दी जाती है और वो अमोनिया जैसे ब्लड सर्कुलेशन से लीवर में आती है तो लीवर की सेल अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल CO2 को पकड़ के बना देती है NH2CO NH2। मतलब यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। यूरिया बेटा अमोनिया की तुलना में यूरिया लेस टॉक्सिक है और इसको निकालने के लिए पानी भी कम चाहिए। तो देखो, अगर यूरिया ना बने तो हमारी बॉडी क्या निकालेगी? सीधे अमोनिया निकालती। अमोनिया निकालने के लिए हमें पर डे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। जबकि बेटा देखो, हमारे अंदर एक नॉर्मल व्यक्ति, देखना वहाँ पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम में, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन पर डे 25 से 30 ग्राम यूरिया निकालता है। मतलब हम मूत्र के थ्रू 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे निकालते हैं और इतनी यूरिया निकालने के लिए हमें लगभग 2 लीटर पानी अपना निकालना पड़ता है। अरे मूत्र में पानी आता है ना, पानी क्यों निकाला गया? क्योंकि यूरिया को निकालने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ी। मतलब हमें पर डे 2 लीटर पानी वेस्ट करना पड़ता है। अगर अमोनिया से यूरिया ना बनाया जाए, अगर सीधे अमोनिया को हम बाहर निकालें तो 2 लीटर की जगह हमें 50 लीटर पानी पर डे निकालना पड़ता। इतना पानी हमारे अंदर है नहीं, इसलिए लीवर ने क्या किया? अमोनिया को यूरिया में बदल दिया। ओके, दिस इज द थर्ड फंक्शन। तो पहला फंक्शन बाइल जूस, दूसरा फंक्शन कोरी साइकिल, ये सबका डिटेल आगे आएगा, यूरिया साइकिल। और चौथा फंक्शन बेटा डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जहर को नष्ट करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन होता है। कुछ भी खाओ आप, अच्छा बुरा कुछ भी खाओ, सब कुछ स्टमक और इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर सबसे पहले मैंने कहा था कहाँ जाता है? लिवर।
पहला गेट है, जो भी आप खाते हो सबको चेक कौन करता है? लीवर ही सबसे पहले उसे चेक करता है। तो बेटा लीवर के अंदर जो हम खाना खा रहे हैं उसमें हो सकता है जहर भी हो। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो खाते ही थोड़ी मर जाएगा। तो ऐसा भी तो सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि अगर उसने जहर की टॉलरेंस पावर है तो बच जाएगा। तो कुल मिला के टॉलरेंस पावर क्या, अगर देखो जो अगर आदमी जहर खा लेता है तो जहर खाने के बाद स्टमक और इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। फिर एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँचेगा बेटा? लीवर। तो लीवर उस जहर को तुरंत नष्ट करने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर जहर की ओवरडोज है तब तो लीवर नहीं डिटॉक्सिफाइड कर पाएगा और आगे फिर लीवर पास कर देगा। आगे लीवर पास कर देगा तो और बॉडी ऑर्गन इफेक्टेड होंगे। लेकिन अगर जहर की एक लिमिट मात्रा में लिया गया है या लिमिट से कम मात्रा में लिया गया तो लीवर ही उसे रोक लेगा और आगे जाने ही नहीं देगा, लीवर उसे नष्ट कर देगा। तो लीवर में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है डिटॉक्सिफिकेशन। तो कुछ भी हम जहर खाएं, कुछ भी खाएं बाहर से, उसको नष्ट तो करता ही है। साथ में देखो बेटा हमारी पूरी बॉडी चल रही है, मतलब हमारा शरीर का एक इंजन चल रहा है। और आपको पता है जब पूरी बॉडी चलती है, पूरा कोई भी मशीनरी सिस्टम चलेगा, उसमें थोड़ा बहुत जहरीली चीज़ें तो बनती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर लगातार फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से एक बेटा प्रूसिक एसिड बनती है। हमारे अंदर लगातार मेटाबॉलिज्म जब चलती है तो एक क्या बनती है बेटा? प्रूसिक एसिड बनती है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होती है, टॉक्सिक। और लीवर उसे लगातार डिटॉक्सिफाइड करता रहता है, ठीक है। और भी अगर हम कुछ बाहर से जहर या कुछ खा लेते हैं गलती से, जहरीली चीज़ें, तो भी लीवर डिटॉक्सिफाइड कर देता है, ठीक ना। और जो बॉडी के अंदर प्रूसिक एसिड बनती है उसे भी वो डिटॉक्सिफाइड करता है। तो ये अपने लीवर का फंक्शन, बाइल जूस मेन तो वही था, कोरिसाइकिल, यूरिया, डिटॉक्सिफिकेशन। और भी कुछ फंक्शन हो सकते हैं, जैसे लीवर सिंथेसाइज मतलब लीवर में बनता क्या क्या है, लीवर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, वो अपन लोग देखेंगे कि लीवर में किन किन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, मीन्स लीवर क्या सिंथेसाइज्ड करता है। तो देखो बेटा लीवर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। जैसे मैं आपको ब्लड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था बेटा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये ब्लड का फॉर्मेशन भी करता है। मैंने आपको ब्लड में बताया था कि जन्म के पहले लीवर, स्प्लीन, यॉर्क सैक के अंदर ब्लड बनता है। अभी मेरे अंदर कहाँ बन रहा होगा? बोन मैरो में। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये ब्लड बनाने का काम करता है। दूसरा अगर हम बात करें, जैसे बेटा ब्लड में मैंने पढ़ाया था प्लाज्मा प्रोटीन्स, याद है कितने टाइप की थी? 4, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है, सभी प्लाज्मा प्रोटीन भी लीवर में ही बनती है, प्लाज्मा प्रोटीन। लेकिन 4 प्लाज्मा प्रोटीन थी, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फिर मैंने बताया था ग्लोब्यूलिन के बेटा 3 टाइप थे, अल्फा, बीटा और गामा। केवल गामा ग्लोब्यूलिन को छोड़कर, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो सारी प्लाज्मा प्रोटीन लिवर में बनती है, कौन सी नहीं बनती? गामा ग्लोब्यूलिन लिवर में नहीं बनती, ये बनती है लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, लिम्फॉइड ऑर्गन। क्यों? क्योंकि गामा ग्लोब्यूलिन बनाती है एंटीबॉडी और लिवर में एंटीबॉडी नहीं बनती, वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बनती है। तो कौन सी प्रोटीन नहीं बनती? गामा ग्लोब्यूलिन। और अगर हम बात करें, लिवर बेटा बनाता है क्लॉटिंग फैक्टर, याद है ब्लड में भी मैंने पढ़ाया था 13 क्लॉटिंग फैक्टर थे। ब्लड क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर चाहिए और सारे फैक्टर कहाँ बनते हैं बेटा? लिवर में बनते हैं। और लिवर आल्सो सिंथेसाइज्ड हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ये चीज़ें भी लिवर में बनती हैं। हिपैरिन, हिस्टामिन। अच्छा बताओ इन तीनों चीज़ों का सोर्स कौन सी सेल है? किसी एक सेल का नाम बताओ जो हिपैरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन निकालती हो। याद है इन तीनों का सिक्रीशन कहाँ से होता था? 2 सेल मैंने पढ़ा चुका हूँ, एक मास्ट सेल और एक ब्लड में कौन सी थी?
बैसोफिल सेल, याद है, ठीक। तो मास्ट सेल बैसोफिल भी निकालती है, लिवर भी बनाता है ये चीज़ें। तो लिवर में आप देख रहे हो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और अगर हम ध्यान करें, लिवर आल्सो सिंथेसाइज्ड विटामिन ए, लिवर आल्सो सिंथेसाइज्ड विटामिन ए। आप कहोगे सर विटामिन ए कैसे बनाएगा? हमने सुना है कि विटामिन देखना आगे पढ़ाऊंगा मैं, विटामिन हमारे शरीर के अंदर बनते ही नहीं, हम प्लांट से लेते हैं। लेकिन मैं तो लिख रहा हूँ कि विटामिन ए बनाता है। आपने सुना होगा कि जो गाजर होती है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। एक्चुअली में गाजर खाने से विटामिन ए बनती है, ठीक है। गाजर में विटामिन ए नहीं होता, गाजर में होता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। इस कैरोटीनॉइड पिगमेंट को लिवर कैरोटीन मतलब विटामिन ए में बदलता है। अगर आप मतलब गाजर खा रहे हो, कैरेट खा रहे हो, तो उसमें पिगमेंट कौन सा है? कैरोटीनॉइड है। और लिवर कैरोटीनॉइड को, कैरोटीन मतलब विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल में बदल देता है। किसमें बदल देता है बेटा? रेटिनॉल में बदल देता है। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। तो रेटिनॉल, तो कुल मिला के लिवर तभी विटामिन ए बनाएगा जब कैरोटीनॉइड होगा। तो बताओ, अगर लिवर नहीं है, हम कितनी भी गाजर खा लें तो विटामिन ए नहीं बनेगा। कैरोटीनॉइड को लिवर विटामिन ए में बदलता है, इसलिए कहते हैं कि लिवर विटामिन ए भी बनाता है, ठीक। तो ये लिवर सिंथेसाइज्ड। और भी अगर हम देखें, लिवर कुछ चीज़ें बेटा स्टोर भी करता है। लिवर के अंदर वेरियस टाइप के मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कई तरह की विटामिन्स ए, डी, ई, के, इनको स्टोर भी करता है। और इसके अलावा लिवर फैट को भी क्या करता है बेटा? स्टोर करता है, ठीक। तो ये लिवर सिंथेसाइज्ड, लिवर स्टोर। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है लिवर का, वो है पूरी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। मतलब लिवर पूरी ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करता है। कैसे? देखो आप, देखो अगला जो फंक्शन होगा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा लिवर का। देखो लिवर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। आपने ग्लूकोज खाया, ठीक, ग्लूकोज खाया, ज़्यादा ग्लूकोज अगर खा लिया तो लिवर वहीं रोक लेगा, रोकने के बाद उसे ग्लाइकोजन में बदल देगा। किस में बदल देगा? ग्लाइकोजन। अगर आप ज़्यादा ग्लूकोज खा रहे हो तो लिवर उस एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को किस में बदल देता है बेटा? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन क्या है बेटा? ये ग्लाइकोजन इज द रिजर्व्ड फूड मटेरियल। हमारे अंदर बेटा फूड किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व्ड फूड मटेरियल। अब कहाँ स्टोर होता है? इनसाइड लिवर, इनसाइड मसल्स और इनसाइड ब्रेन सेल। तो ध्यान रखना बेटा, 3 जगह ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? लिवर में, मसल्स में, ब्रेन सेल में। एक्सेस ग्लूकोज को लिवर ग्लाइकोजन में बदलता है। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ये टर्म याद रखना सब, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अगर मान लो आदमी अब ग्लूकोज खा ही नहीं रहा, मान लो खाना ही नहीं खा रहा, भूखमरी में है, तो जितना भी एक्स्ट्रा भरा उसको दोबारा ग्लूकोज में तोड़ो। तो लिवर फिर क्या करता है? लिवर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज भी बना देता है। अगर आप ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो वापस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना देगा। इसे बोलते हैं ग्लूकोजीनोलाइसिस। सॉरी, क्या बोलते हैं? ग्लूकोजीनोलाइसिस। लाइसिस माने होता तोड़ना, ग्लाइकोजन को तोड़ दिया गया। तो देखो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो तोड़ देगा, तो ग्लूकोजीनोलाइसिस कराता है, ठीक। अब बिना ग्लाइकोजन कितना बनेगा? एक लिमिट तक बनता है बस। फिर आप ज़्यादा खा रहे हो, खूब ग्लूकोज खा रहे हो, ग्लाइकोजन जितना था बनना था बन गया,
फिर उसके बाद क्या होगा, फिर लीवर ग्लूकोज को फैट में बदल देता है, फैट में बदलना शुरू करेगा और फैट हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू होगा एडिपोस टिश्यू में और आदमी का मोटापा बढ़ने लगता है। तो ग्लूकोज से फैट बनना कहलाता है लिपोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, लिपोजेनेसिस। तो ग्लूकोज से अगर फैट बनाया जाए तो लिपोजेनेसिस। अगर मान लो ज़रूरत पड़ती भविष्य में कि फैट को तोड़ो, तो फैट को तोड़ के भी ग्लूकोज बना देता है, जिसे बोलते हैं लिपोलाइसिस। फिर देखो तोड़ना, फैट को ग्लूकोज में तोड़ दिया गया तो लिपोलाइसिस करा सकता है। तो सारे फंक्शन है लीवर के, टर्म याद रखना। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोजिनोलाइसिस क्या है, लिपोजेनेसिस मतलब फैट का बनना, लिपोलाइसिस मतलब फैट का टूटना। और अगर ज़रूरत पड़ी ग्लूकोज को तो प्रोटीन से भी ग्लूकोज को बनाया जा सकता है। प्रोटीन से ग्लूकोज को बनाना कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो प्रोटीन से ग्लूकोज को बनाना, क्या ग्लूकोज से प्रोटीन बना सकते हो क्या? ध्यान करो, मैंने इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में बताया था कि ग्लूकोज से हम प्रोटीन नहीं बना सकते, लेकिन प्रोटीन से ग्लूकोज बना सकते हैं। क्योंकि प्रोटीन में कौन सा ग्रुप होता है, NH2। ग्लूकोज में NH2 ग्रुप नहीं है। तो प्रोटीन से तो ग्लूकोज बनाया जा सकता है, लेकिन ग्लूकोज से प्रोटीन नहीं बना सकते। मैंने पीछे बताया था कि प्रोटीन की कमी ग्लूकोज और फैट पूरी नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। लेकिन फैट और ग्लूकोज की कमी प्रोटीन पूरी कर सकता है। तो इस तरह से ये लीवर का ये फंक्शन हो गया। तो इस तरह से अपन ने बहुत सारी चीज़ें, तो आज मैंने आपको पढ़ाया फंक्शन ऑफ लीवर। तो बेटा लीवर काफ़ी बड़ा था, तो मैंने लीवर के बारे में कई चीज़ें पिछले 3 क्लासेस से लीवर में ही पढ़ रहे थे। कॉमन स्ट्रक्चर, फिर अपन ने पढ़ा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, आज अपन ने पढ़ा फंक्शन। ठीक, ये हो गया लीवर। अब नेक्स्ट ग्लैंड अपन लोग पढ़ेंगे पैंक्रियाज। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग पढ़ेंगे पैंक्रियाज। थैंक यू।